जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि बेसिकली डिलिमिटेशन बिल के नाम से जाना जा रहा है। बट जो 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसके साथ डिलिमिटेशन बिल आया था। तो हम इस वीडियो में पूरे बिल के बारे में समझेंगे। 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या था, और फिर डिलिमिटेशन बिल, और एक और जो बिल आया था यूनियन टेरिटरीज बिल करके, उसको भी हम समझेंगे। तो जो ये 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था ना, ये 16 अप्रैल 2026 को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, और 17 अप्रैल लोकसभा में डिफीट हो गया। बेसिकली जो इसको आंकड़ा चाहिए था, जो इसको वोटिंग चाहिए थी पास होने के लिए, वो हो नहीं पाया, तो वो लोकसभा में डिफीट हो गया। अब जो ये 131st अमेंडमेंट था ना, ये अकेले नहीं आया था, इसके साथ दो और बिल्स आए थे, और वो थे द यूनियन टेरिटरी लॉज अमेंडमेंट बिल एंड द डिलिमिटेशन बिल। ठीक है, तो जो डिलिमिटेशन बिल है ना, ये अलग से साथ में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि ये वुमेन रिजर्वेशन को लागू करने के लिए किया गया था। बट फिर वुमेन रिजर्वेशन तो ऑलरेडी पास हो रखा है, जो वुमेन रिजर्वेशन है वो ऑलरेडी पास हो रखा है 2023 में। तो फिर अभी कैसे लागू कर रहा है, क्या चेंजेस कर रहा है, फिर उसको लागू करना अगर है तो संविधान में संशोधन क्यों करना पड़ रहा है। तो इस पूरे वीडियो में हम इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे, समझेंगे। ये जो बाकी जो दो बिल है ना, द यूनियन टेरिटरी बिल और डिलिमिटेशन बिल, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि इस बिल के फीचर्स क्या हैं। देखो, जो अब पार्लियामेंट है ना, वो डिसाइड करेगा कि सेंसस जो है वो कैसे होना, कब होना है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, पहले संविधान है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो इस बात को मैंडेट करता है कि हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होना है। मानो कि इस साल सेंसस हुआ ना, तो अगले साल सेंसस हो गया, डेटा पब्लिश हो गया, तो अब डिलिमिटेशन होने का है। ठीक है, बट अब अगर यह बिल पास हो जाता, तो फिर क्या था, तो फिर पार्लियामेंट डिसाइड करता कि कौन से सेंसस के डेटा के ऊपर डिलिमिटेशन होना है। अब एक मन में आपका अभी आएगा ये चीज कि डिलिमिटेशन फिर हुआ क्यों नहीं? सेंसस तो 2011 में भी हुआ है, सेंसस 2001 में भी हुआ, सेंसस 1991 में भी हुआ, डिलिमिटेशन क्यों नहीं हुआ? तो नॉर्थ साउथ की जो डिबेट है ना, उसके कारण ये मेन दिक्कत पैदा हुई थी। 1971 में ये दिक्कत शुरू हुई थी, तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट करके डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया था पहले लंबे समय तक के लिए। उसमें इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी और नॉर्थ साउथ की डिबेट में फंसना नहीं चाहती थी, तो उन्होंने फ्रीज कर दिया कि 1971 का जो सेंसस डेटा है, उसके अकॉर्डिंग जो सीट्स बढ़ी हैं वही बढ़ी हुई रहेंगी और आगे कुछ चेंजेस नहीं होंगे। बट आगे जाकर के फिर 2001 में 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, क्योंकि 2002 तक के लिए फ्रीज था, तो उसको भी बढ़ा करके फिर नंबर ऑफ सीट जो पार्लियामेंट की थी उसी को फ्रीज कर दिया गया। 1971 के अकॉर्डिंग उसको फ्रीज रखा गया, और 2001 का जो सेंसस का डेटा था, उसके अकॉर्डिंग विद इन स्टेट, मतलब स्टेट के सीट को नहीं बढ़ाया गया था पार्लियामेंट के अंदर, बट विद इन स्टेट के अंदर में जो बाउंड्रीज होती है ना हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उसको चेंज किया गया था, उसको डिलिमिटेशन के अंदर लाया गया था, और वो चेंजेस किए गए थे। बट उसको बढ़ा किया गया 2026 तक के लिए। तो 2026 के बाद जो पहला सेंसस होना है ना, संविधान के अकॉर्डिंग उस डेटा को यूज करके डिलिमिटेशन होना था। बट इस चेंज को आने के बाद ना, पार्लियामेंट ये डिसाइड करेगा कि कौन से ईयर का कौन सा डेटा को उठाकर डिलिमिटेशन करना है। जैसे कि अभी जब विमेन रिजर्वेशन लागू होने वाला है, तो डिलिमिटेशन के लिए कौन से डेटा को यूज कर रहे हैं? 2011 में जनगणना जो हुई थी उस डेटा को। इस तरीके से अब इंक्रीज इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग इन द सीट इन द लोकसभा। अभी सीट्स कितनी है मैक्सिमम? 550। अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स 550 है, बट इसके बाद ये नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो जाएंगी? 850। तो ये बहुत बड़ा जंप आने वाला था इस चीज के अंदर। एंड फिर विमेन रिजर्वेशन को लागू करना था, कमेंसमेंट ऑफ विमेन रिजर्वेशन। ये कैसे होना था हम लोग ये भी देखेंगे आगे इस वीडियो में। एंड डिलिमिटेशन टू बी इन द प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, ये तो ऑलरेडी है, संविधान का जो आर्टिकल 82 है यही इस बात को मैंडेट करता है। बट हम लोग आगे देखेंगे कैसे क्या होना है पूरी तरीके से। तो अब देखिए, ये जो 131st अमेंडमेंट बिल है ना, ये कौन कौन से आर्टिकल को चेंज करने को देख रहा है। तो ये दिख रहा है आर्टिकल 55, आर्टिकल 81, आर्टिकल 82, आर्टिकल 170, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, आर्टिकल 34A। अब इन सब आर्टिकल्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं हम लोग पूरे इन डेप्थ में जाकर के इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में आगे तक बनी रहिएगा। सबसे पहले की रीजन फॉर डिफीट, इस वीडियो के डिफीट होने का कारण क्या था कि मेड कंडीशनल ऑन डिलिमिटेशन, जो डिलिमिटेशन है सो कंडीशनल करता है। जैसे पहले क्या था कि पार्लियामेंट मैंडेटरी था ये चीज पार्लियामेंट के लिए कि हर एक सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होना है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको दो बार फ्रीज किया गया है 2026 तक के लिए। बट 2026 के बाद अगर उस फ्रीज को नहीं बढ़ाया जाता तो डिलिमिटेशन होना मैंडेटरी था।
बट अब क्या हो गया, कंडीशनल हुआ। तो जब पार्लियामेंट चाहेगा, जिस डेटा पे चाहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिलिमिटेशन को करेगा। तो पार्लियामेंट चाहे तो करे, पार्लियामेंट ना चाहे तो ना करे, ये। एंड सबसे बड़ा मुद्दा नॉर्थ वर्सेस साउथ का रिफ्ट, ये तो आप लोग जानते ही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही पर है कि जो इम्बैलेंस है कि नॉर्थ के जो पॉपुलेशन है वो कहीं ज्यादा ग्रोथ हुआ है और जो साउथ का पॉपुलेशन है उसमें ग्रोथ बहुत कम हुआ है। उन लोगों ने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। एंड रिस्क ऑफ पॉलिटिकल मिसयूज, किसका मिसयूज भी हो सकता है भाई, कि अगर पार्टी चाह रही है तो करे, पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो चाह रही है तो करे, ना चाह रही है तो ना करे। अब स्टेट फियर लॉस ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड ऑटोनॉमी, क्योंकि देखिए जो साउथ वाले उनका तो यही कहना है ना, हमारा जो पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल किया तो हमारी सीट्स घट जाएंगी। अब ये सीट्स क्यों घटेंगी, क्योंकि जो संविधान है वो ये कहता है कि पार्लियामेंट में जितनी नंबर ऑफ टोटल सीट्स है ना वो हर स्टेट को जो मिलेंगी ना वो इन प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए जितना उनका पॉपुलेशन है। मतलब मानो कि अगर ए स्टेट है, इसका पॉपुलेशन 20 लाख है, ठीक है, और स्टेट बी है, इसका पॉपुलेशन 40 लाख है, तो इसको अगर 2 सीट मिल रही है ना तो इसको 4 सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोपोर्शन है इनके पॉपुलेशन का और पार्लियामेंट में इनके रिप्रेजेंटेशन का, दोनों का, इसका प्रोपोर्शन हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए ये। तो अब इस चक्कर में क्या होगा कि जो साउथ की स्टेट्स हैं इनका जो पॉपुलेशन है ये कम ग्रोथ हुआ है, नॉर्थ वाला पॉपुलेशन ज्यादा ग्रोथ हुआ है, तो इनको ज्यादा सीटें अलॉट हो जाएंगी, इनको सीट्स कम अलॉट होंगी। और इस चक्कर में क्या होगा कि जब भी पार्लियामेंट को ऐसा लॉ बनाना पड़े जो शायद साउथ स्टेट के उनके खिलाफ हो तो वो इजिली पास करके लेके चले जाएंगे इसको, ज्यादा नंबर जो है वो हो जाएगा नॉर्थ का। और डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट नंबर रिप्रेजेंटेशन, स्पेशली इंडियन डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर गेम में तो खेलना है। तो ये लोग ज्यादा जो फोकस है ना वो करेंगे नॉर्थ के ऊपर, ना ही कि साउथ के ऊपर, क्योंकि ज्यादा जो सीट्स मिलेंगी ना वो नॉर्थ से मिलेंगी इनको, पॉलिटिकल पार्टीज को भी। तो ये भी चीज है। एंड ऑटोनॉमी ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर ऐसा कोई बिल पास हो गया जो कि सदर्न स्टेट्स के खिलाफ हो तो उनकी जो ऑटोनॉमी है वो भी खराब हो जाएगी। और यही जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट है सबके बीच में, यही तो आज तक का मुद्दा भी रहा है। एंड रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा था ना जो स्टेट्स एंड फेडरल स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ था। तो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग ना इनको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 2/3, जो कि अभी करेंटली जो एनडीए गवर्नमेंट सत्ता में है ना उनके पास है नहीं। प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर जुड़ा मुद्दा था तो सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी ही नहीं, हाफ ऑफ द स्टेट्स के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उससे इनको रेटिफाई भी करने का था। इसी कारण से ये बिल, खैर यहाँ तो बात पहुंची ही नहीं स्टेट रेटिफिकेशन तक, स्पेशल मेजोरिटी ही ये बिल जो है वो क्रॉस नहीं कर पाई। अब हम लोग समझते हैं एक एक करके कि एक एक आर्टिकल में क्या चेंजेस करने को ये देख रहा था। तो देखो पहले प्रोविजन क्या थे, पहले ये था कि जो पॉपुलेशन है ना वो लास्ट जो पब्लिश सेंसस फिगर है, जैसे मैंने पहले कहा था कि हर सेंसस के बाद लिमिटेशन होना है तो पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगी। अभी आर्टिकल 55 क्या है, तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, इसको याद रखना। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है ना ये उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म होता है ना, ये पॉपुलेशन उसकी बात कर रहा है। तो उस आर्टिकल में पॉपुलेशन की बात की गई थी, वो कही थी लास्ट पब्लिक सेंसस फिगर पे। अब ये क्या बोलता है कि नहीं, अब जो लास्ट पब्लिक सेंसस फिगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, अब पार्लियामेंट जिस भी सेंसस डेटा को चाहेगा वो उसको नोटिफाई करेगा एज अ लास्ट पॉपुलेशन डेटा, समझे। और फ्लेक्सिबिलिटी जो पार्लियामेंट के पास है चूज करने का सेंसस, वो पहले नहीं था और अब हो चुका है कि पार्लियामेंट जिसको चाहेगा उस डेटा को नोटिफाई करेगा। फॉर एग्जांपल मानो कि अभी जो डेटा करेंटली चल रहा है ना वो हम लोग यूज कर रहे हैं 1971 का, क्योंकि 2026 तक फ्रीज हो रखा है डेटा। बट संविधान क्या बोलता है कि 26 के बाद जो भी पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहला सेंसस होगा ना उसके डेटा को यूज किया जाएगा एज ए पॉपुलेशन। बट अब अगर ये चेंज हो जाता तो फिर क्या होता, पार्लियामेंट डिसाइड करता कि कौन सा कहा जाएगा। जैसे ये लोग कह रहे थे कि भैया अभी ठीक है सेंसस हो गया, बट जो 2011 में सेंसस हुआ था ना उसके डेटा को हम लोग मानेंगे, तो लोग उसको मानते फिर, समझे। ये होगा, ये चेंजेस यहाँ पे होने वाले थे। तो आओ अब देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या चेंजेस हो रहे। देखो ये तुम्हारा 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है और ये आर्टिकल्स में जो आर्टिकल 55 में जो है ये चेंजेस ये कर रहे थे। जैसे देखो ये अभी करंट कॉन्स्टिट्यूशन है तुम्हारा और इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना यहाँ पे देख रहे हो, पॉपुलेशन मींस द पॉपुलेशन इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, ये फ्रेज इसको हटा करके ये लोग क्या बोल रहे थे कि जो आर्टिकल 82 और 170 में जो है इसके ऊपर बात होगी, ठीक है। एज द पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड अंडर आर्टिकल 182 एंड 170। ये अब पहले 82 170 में क्या है, तो 82 बात करता है लोकसभा रिप्रेजेंटेशन की। लोकसभा जो है ना उसमें कैसे सीट का बंटवारा होगा उसके ऊपर,
और 170 जो है वो बात करता है स्टेट असेंबली में सीट के बंटवारे की, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाल रहे थे इस लास्ट प्रेसिडिंग सेंसस को हटा करके, और यही तुम्हारा प्रोविजन जो फ्रीज कर रहा है तुम्हारा, देख रहे हो ये। नाउ अमेंडमेंट इन आर्टिकल 81, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 81 में क्या अमेंड कर रहा है। अब देखो आर्टिकल 81 जो है ना वो बोलता है कि पार्लियामेंट्स में कितनी सीट होनी है। अभी करंटली कितनी है, 530 स्टेट की तरफ से डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं स्टेट से, और 20 मेंबर कहां से, यूटी से इलेक्ट करके, ठीक है। टोटल 550, और ये डिसाइड किस पे होगा, लास्ट सेंसस पे। अब क्या हो गया, इसको बढ़ा करके ये कर रहे थे 815 फ्रॉम द स्टेट एंड 35 फ्रॉम द यूटीज। ये टोटल संख्या कितनी हो गई, 850, और पहले कितना था ये 550, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 50% का जो है वो यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा था। एंड बेस्ड ऑन सेंसस, क्या जो पार्लियामेंट चूज करेगा, ना ही कि हर सेंसस के बाद। तो ये यहाँ पे अंतर आया। अब देखो देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अंदर में क्या, देखो यहाँ देख रहे हो, पहले 535 मेंबर यहां से एंड 25 जो है यूटी से, एंड पॉपुलेशन क्या, मेन पॉपुलेशन लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस के अकॉर्डिंग था। और ये देखो जो फ्रीज कर रखा है यहाँ पे। बट अब यहाँ देखो अमेंडमेंट आर्टिकल 81 में यहाँ पे कर दिया 815 मेंबर डायरेक्टली स्टेट से एंड 35 मेंबर यूटी से, ठीक है। और यहाँ पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया, एज असर्टेन एट द सेंसस एज पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड, ठीक है। कि जिसकी जो भी सेंसस का डेटा पार्लियामेंट पब्लिश कर रखा उसके अकॉर्डिंग ये चीज होगा। अब देखिए आर्टिकल 82 में क्या अमेंडमेंट करना है, ठीक है। ये देखिए डिलिमिटेशन जो है ना, आर्टिकल 82 क्या बोलता है कि हर सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट करना पार्लियामेंट की, जो पार्लियामेंट है ना उसकी जो सीट्स हैं उसको रीएडजस्ट करना हर सेंसस के बाद, ये कहता है आर्टिकल 82। तो इसी कारण से इसका जो मार्जिनल हेडिंग है उसमें चेंज कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि डिलिमिटेशन पहले क्या था, हर सेंसस के बाद होना, उस अथॉरिटी के द्वारा होना जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, और प्रोविजन जो कि फ्रीज कर रखा है डिलिमिटेशन को। अब प्रपोज चेंजेस क्या थे कि डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी का करना, जो कि स्ट्रिक्टली हर सेंसस के बाद नहीं होगा, जब पार्लियामेंट चाहेगा तब होगा। डिलिमिटेशन कमीशन जो है एक्सप्लिसिटली पहली बार डिलिमिटेशन कमीशन का जिक्र किया गया था। देखो पहले डिलिमिटेशन कमीशन ही करता था, बट डिलिमिटेशन कमीशन को कहीं पे जिक्र नहीं किया गया था। अब क्या हुआ, डिलिमिटेशन कमीशन को जो जिक्र कर दिया गया। हाँ, डिलिमिटेशन कमीशन को कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है, बट डिलिमिटेशन कमीशन का जिक्र किया गया है। एंड थर्ड प्रोविजन जो ये था फ्रीज करने वाला प्रोविजन, उसको हटा दिया गया। देखो ये है तुम्हारा अमेंडमेंट, जहां पे अमेंडमेंट इन आर्टिकल 82। तो ये जो मार्जिनल हेडिंग होता है ना उसमें क्या बोल रहे हैं, आफ्टर इच सेंसस को हटा करके क्या ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी करने का, ठीक है। एंड देखो वहीं पर ये होगा तुम्हारा, इसको कहते हैं हम लोग मार्जिनल हेडिंग, जहां पे आफ्टर इच सेंसस को हटा करके क्या आ जाएगा, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब अपॉन द कंप्लीशन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना अपॉन द कंप्लीशन ऑफ इच सेंसस, इसको हटा देंगे ये लोग और डायरेक्टली कर देंगे द एलोकेशन ऑफ सीट इन द हाउस ऑफ पीपल। डायरेक्टली जो हाउस एलोकेशन ऑफ सीट है हाउस ऑफ पीपल में वो होना है, ठीक है। और रीएडजस्ट बाय सच अथॉरिटी, इसको हटा करके डिलिमिटेशन कमीशन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। और ये प्रोविजो तुम्हारा है ना, जो ये प्रोविजो है यहाँ पर ये फ्रीज वाला, इस प्रोविजो को भी कंप्लीटली यहाँ से हटा दिया गया। देखो ये चीज, ये देखो ये हो बिल, जहां पे अपॉन द कंप्लीशन को हटा करके द एलोकेशन ऑफ सीट्स पूरा का पूरा इसको हटा करके सिर्फ द एलोकेशन ऑफ सीट्स को रखा गया, पूरा का पूरा जो है बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर को हटा करके इन सच मैनर एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच सेंसस बाय डिलिमिटेशन कमीशन, मतलब डिलिमिटेशन कमीशन करेगा। और किस सेंसस पे करेगा, जो पार्लियामेंट चाहेगी उस पे। और थर्ड प्रोविजन कंप्लीटली एब्रोगेट कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। अमेंडमेंट इन आर्टिकल 170, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 170 में क्या अमेंडमेंट कर रहे हैं। ये आर्टिकल 170 क्या है, ये बात करता है स्टेट असेंबली रीएडजस्टमेंट की, ठीक है। तो पहले क्या था कि ये आर्टिकल जो है ना, ये आर्टिकल ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल 333 के ऊपर सब्जेक्टेड था। मतलब इसको कुछ भी चेंज करने से पहले आर्टिकल 333 को एक बार ध्यान रखना पड़ता था। बट इस चीज को कंप्लीटली हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, क्योंकि ये बात किसका करता था, एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन का स्टेट असेंबलीज में। अब 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इस एंग्लो इंडियन जो रिजर्वेशन था, एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन, इसको कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। तो इसी कारण से इसका जो रेफरेंस आर्टिकल 333 का, इसको हटा दिया गया है इस वाले इसमें चेंजेस में, ठीक है। मतलब हटा नहीं ऑफ कोर्स क्योंकि बिल पास नहीं हुआ, बट इसको हटाने का प्रावधान था। इसका पॉपुलेशन क्या था, लास्ट सेंसस के ऊपर में डिलिमिटेशन करने का था हर सेंसस के बाद में। और जो प्रोविजियो था ना सीट चेंजेस को रोकने के लिए, और 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला, उसको हटा दिया गया। पॉपुलेशन क्या होगा, जो सेंसस डिटरमाइन करेगा पार्लियामेंट के द्वारा। डिलिमिटेशन क्या, डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा किया जाएगा। और थर्ड प्रोविजियो को इसमें भी
खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। ये देखिए कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये हुआ आपका। यहाँ पे था ना सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 33, इसको हटा रहे थे ये लोग डायरेक्टली। और यहाँ पे जो पॉपुलेशन का दिया हुआ है ना कि लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, इसको भी हटा करके क्या कर रहे थे कि जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा अब वो होगा। और जो प्रोविजियो था ना 26 तक के रोकना, इसको भी हटा दिया गया था। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना कि अपॉन द कंप्लीशन ऑफ इट्स सेंसस टोटल नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको भी यहाँ से हटा रहे थे ये लोग। ठीक है, देखो इस वाले में देखो है ना कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 33, इसको हटा करके बस इतना द लेजिस्लेटिव असेंबली इतना रहेगा। पॉपुलेशन को हटा करके क्या एज असर्टेन एट सच सेंसस एज पार्लियामेंट ने बाय लॉ डिसाइड्स एंड अपॉन द कंप्लीशन ऑफ इट्स सेंसस, इसको भी हटा रहे थे ये लोग पूरा का पूरा। एंड क्या सिर्फ छोड़ कितना टोटल नंबर ऑफ सीट, क्योंकि जो मैंडेट कर रहा था ना अपॉन द कंप्लीशन, देखो यहाँ पे जो है ना अपॉन द कंप्लीशन सब क्लॉज 3 में इसको खत्म कर दे रहे थे ये लोग, क्योंकि ये कंपेल कर रहा था हर सेंसस के बाद करने के लिए। अब नहीं, अगर चेंजेस हो जाते, बिल पास हो जाता, फिर क्या होता कि जब पार्लियामेंट चाहेगा तो होगा। और देखो बाय सच अथॉरिटी पहले था ना, यहाँ देखो लिखा हुआ होगा ये जो है ना रीएडजस्टेड बाय सच अथॉरिटी, इसको भी हटा करके यहाँ पे क्या डाल रहे थे डिलिमिटेशन कमीशन। जो डिलिमिटेशन कमीशन है वही इस चीज को कैरी आउट करेगा। एंड इसका जो थर्ड प्रोविजियो है ना, देखो ये जो लिखा है प्रोवाइडेड, इसको प्रोविजियो कहते हैं। तो ये एक प्रोविजियो हुआ, सेकंड प्रोविजियो हुआ और थर्ड प्रोविजियो हुआ। तो थर्ड प्रोविजियो क्या है 26 तक ये रोकता है, तो इस प्रोविजियो को भी हटाया जा रहा था। और यहाँ पे क्या पॉपुलेशन को हटा करके लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, और इसका जो प्रोविजन है इसको भी हटाया जा रहा था। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 330 में क्या चेंजेस हो रहे थे। ठीक है, आर्टिकल 330 बात किस पे करता है, SC ST के रिजर्वेशन को लेकर के। ठीक है, पहले क्या था कि जो पॉपुलेशन SC ST का था ना उसके ऊपर रिजर्वेशन बेस था, और जो लास्ट सेंसस का फिगर था उसके ऊपर ये चीज था कि जो भी सेंसस का डेटा पब्लिश होगा उसके अकॉर्डिंग इस चीज को रखना था। अब क्या चेंजेस, अभी पॉपुलेशन जो प्रोपोर्शन था, पहले क्या था कि जितना आबादी SC ST का होगा उसके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग उसको रिजर्वेशन देना है। और अब भी वही सेम चीज है, बट ये जो सेंसस का फिगर है डेटा, अब क्या होगा पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, ना ही कि लास्ट सेंसस के डेटा को उठाया जाएगा। और ये अप्लाई दोनों में हो रहा था, 330 में भी और 332 में भी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे है ना 330 में आर्टिकल, इसमें चेंजेस क्या कर रहे थे ये लोग कि द एक्सप्रेशन जो है पॉपुलेशन को के लिए क्या कर रहे थे कि विच रेलिवेंट फिगर पब्लिश हो चुका है उसके लिए जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। देखो यहाँ पे ये देखो ये आर्टिकल 330 है अभी का, और इसमें क्या लिखा हुआ है लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, इसको हटा कर क्या कर रहे थे एज सच सेंसस जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करे। देखो यहाँ पे एज असर्टेन एट सच सेंसस एज पार्लियामेंट डिसाइड, पहले क्या था कि एट द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, बस यही चीज में कि अब जो डेटा है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा किस डेटा के ऊपर रिजर्वेशन मिलेगा, ना ही कि लास्ट सेंसस के डेटा जो ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा। ठीक है, देखो अब देखते हैं कि आर्टिकल 332 में अमेंडमेंट कहां पे। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, पहले समझते हैं कि आर्टिकल 332 है क्या। ये बात करता है SC ST का रिजर्वेशन का, कहां पे स्टेट असेंबली में। और जो आर्टिकल 330 है ना वो बात करता है SC ST का रिजर्वेशन का, कहां पार्लियामेंट में। ठीक है, अब पहले क्या था कि जो रिजर्वेशन है पॉपुलेशन के बेसिस पे रहेगा, डिटेल मैकेनिज्म जो था नॉर्थ के बारे में वो थोड़ा सा कम था, मतलब दिया हुआ था, बट डिटेल वे में अब किया गया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3A3B जो है न्यू क्लॉज इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये 3A3B ना ऑलरेडी पहले से वहां पर है, बट फिर ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी वर्डिंग्स में ना कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं। और ये जो लिखा हुआ है ना कि नॉट लेस देन एक्जिस्टिंग प्रोपोर्शन, ये भी लिखा हुआ है, ऑल स्टेट एक्सेप्ट वन, ये भी ऑलरेडी था, बट वर्डिंग्स में चेंज किए गए हैं। और पूरा का पूरा जो आर्टिकल 332 है ना उसके अंदर का जो प्रोविजन है, इन लोगों ने उसको ही वर्डिंग्स को चेंज किया है। ठीक है, मैं दिखाता हूं कैसे। ये देखो ये करंट है। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देख रहे हो पूरा का पूरा, अब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तुमको यहाँ पे सब कुछ दिखेगा। यहाँ पे तुमको ऑल सेट एक्सेप्ट वन भी दिखेगा, तुमको a proportion not less than the number of member belong to split existing assembly, तुमको ये भी दिखेगा, तुमको सब कुछ दिखेगा यहाँ पे। और ये हो गया तुम्हारा जो चेंजेस आने वाले थे। ठीक है, फॉर अ क्लॉज 3A 3B, अब इनको सब्स्टिट्यूट क्या कर रहे थे कि 3A और 3B को थोड़ी तरीके से वर्डिंग चेंज किया। तुम्हें देखो यहाँ पे भी दिखेगा, 3A यहाँ पे भी है, 3B यहाँ पर भी है, A यहाँ पे यहाँ पर भी है। पर जब तुम उसको गौर से रोक के पढ़ोगे ना अच्छे से, तुमको कुछ चेंजेस दिखेंगे। तुमको जो वर्डिंग्स है ना उसमें कुछ कुछ चेंज किया गया है। और मेन क्या है ना कि ये जो दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे 2026 इस रीएडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेंसस आफ्टर 26, ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ना यहाँ पे भी, और ये असम को लेकर 3B जो है, ये त्रिपुरा को लेकर के जो 3B है उसमें भी देखो है टेक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेंसस आफ्टर 26। इस जो 26 का ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना इसको हटाया जा रहा था। ठीक है,
और कुछ कुछ वर्डिंग्स में चेंज किए गए थे। 3A 3B को नहीं, प्रोविजन नहीं है, बस वर्डिंग्स में चेंज किए गए हैं। ये तुम्हारा जो वर्डिंग्स आने वाला था जो आया नहीं बिल फेल होने के कारण, और ये तुम्हारा एग्जिस्टिंग है। इसको एक बार अच्छे से रोक करके पढ़ना, फिर तुमको समझ में आ जाएगा कि मेन कुछ नहीं है, सिर्फ जो वर्डिंग्स है उसको चेंज किया गया, टेक्निकल थोड़ा बहुत इधर उधर किया गया है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 334A पे, और ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल यही इंसर्ट किया गया था 106 अमेंडमेंट के द्वारा। वुमेन रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन किसके बाद होना था? डिलिमिटेशन के बाद। और डिलिमिटेशन कब होना था? 2026 वाला डेटा। लेकिन अब इसको चेंज क्या किया गया कि डिलिमिटेशन के बाद तो अभी भी होगा, बट अब क्या है कि जब पार्लियामेंट चाह ले तब तो वहां से रास्ता खुल रहा था अभी करने का 2011 के बेसिस पे। अब 11 कहीं मेंशन नहीं है, इसको मेंशन किया गया डिलिमिटेशन बिल में, जो हम लोग आगे देखेंगे अगली वाली वीडियो में। बट यही जो अमेंडमेंट है ना कॉन्स्टिट्यूशनल, यही रास्ता को खोल रहा था। फिलहाल 15 साल तक के लिए इसको एक्सटेंडेबल बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, एक रोटेशनल बेसिस पे होता। ये ऑलरेडी पहले से भी था, बट फिर से वर्डिंग को थोड़ा बहुत इधर उधर किया गया है, और एग्जिस्टिंग हाउस को जो है ये अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, ये देखो ये है जो कि रिजर्वेशन होना था 334A से। ठीक है, इनको कुछ कुछ सब्स्टिट्यूट किया गया था 334A 334B, कुछ कुछ चीजों को चेंज करना था, मेनली वर्डिंग्स जो है ना उनको चेंज किया गया। पहले क्या था देखो, पहले अगर तुम यहाँ पे देखोगे पहले यहाँ पे तुम देखोगे 34A में, तो यहाँ पे कहीं भी तुमको सिर्फ नेशनल कैपिटल टेरिटरी का नाम दिखाई देगा, कहीं भी तुमको जम्मू कश्मीर का नाम दिखाई नहीं देगा, कहीं भी तुमको पुडुचेरी का नाम दिखाई नहीं देगा। अब क्या किया गया कि अब हर जगह देखोगे तुम अगर, तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर तुमको दिखाई देगा, फिर तुमको यहाँ पे एनसीटी दिल्ली तो ऑलरेडी दिखाई ही दे रहा है, तुमको यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी भी दिखाई देगा जो पहले वहां मेंशन नहीं था, और अब उसको अलग से मेंशन कर दिया गया। तो कुछ कुछ चीजें चेंज की गई हैं, कुछ कुछ चीजें ऐड की गई हैं। मेनली क्या कि वर्डिंग जो है ना उसको चेंजेस को जो है वहां पे किया गया है। ठीक है, पहले यहाँ पे भी था कि अंटिल रिजोल्यूशन ऑफ द एग्जिस्टिंग, जब तक एग्जिस्ट नहीं तब तक नहीं होगा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर में। तो ये सारी चीजें पहले से वहां पे थी। 15 ईयर्स रहेगा तो पहले भी वहां पे दिया हुआ था। रोटेशनल बेसिस भी यहाँ पहले से मेंशन किया हुआ था। ठीक है, बस अब क्या है थोड़ा सा वर्डिंग्स को चेंज किया गया है। मेन चेंजेस क्या किया गया है कि जो पुदुचेरी का नाम है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, जो यूटी है जम्मू कश्मीर का उसके नाम को यहाँ पे किया गया है। और क्या था, आफ्टर एक्सरसाइज डिलिमिटेशन इज अंडरटेकन फॉर दिस पर्पस। अब ये अब किया गया, ठीक है, कि जैसे डिलिमिटेशन इस पर्पस के लिए होगा, देखो यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ कि डिलिमिटेशन अंडरटेकन फॉर दिस पर्पस, कि विमेन रिजर्वेशन को लागू करने के लिए ही इस पर्पस के जब किया जाएगा डिलिमिटेशन तो होगा। यहाँ पहले क्या लिखा हुआ था कि सेल कम इनटू फोर्स इफेक्ट आफ्टर एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन, कि डिलिमिटेशन के बाद तो होना ही था, अंडरटेकन फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस की जब डिलिमिटेशन किया जाएगा तभी होना था। बट क्या था, आफ्टर द रेलिवेंट फिगर फॉर फर्स्ट सेंसस टेकन कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट। मतलब इस बिल के पास होने, जो एक्ट था ना वुमेन रिजर्वेशन, इसके पास होने के बाद जो पहला सेंसस का डेटा आएगा उसके अकॉर्डिंग जो डिलिमिटेशन किया जाएगा इस विमेन रिजर्वेशन को लागू करने के पर्पस उसके अकॉर्डिंग होना था। इसी वर्डिंग्स को चेंज करके अब क्या कर दिया गया कि सिर्फ इतना कि डिलिमिटेशन जब होगा और किस लिए होगा, इस विमेन रिजर्वेशन को लागू करने के पर्पस से होगा तब। तो 26 का जो कैप था ना उसको हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर वगैरह का नाम को इसमें जोड़ दिया गया है, जम्मू कश्मीर के नाम को जोड़ दिया गया है, और जो पुदुचेरी का नाम है उसको यहाँ पे जोड़ दिया गया है। तो मेन यही अमेंडमेंट यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये जो बिल है ना ये विमेन रिजर्वेशन को कैसे इफेक्ट मिला रहा था। तो देखो ये ना 334A जो है 334A जो है ना इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर रहा था क्लियर इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क। क्लियर इंप्लीमेंटेशन क्या कि 26 तक का वेट नहीं करना है पास होने के लिए, उसके बाद सेंसस का, जब पार्लियामेंट डिलिमिटेशन कर दे इस बिल को लागू करने के पर्पस से तब वो चीज हो जाएगा। रिजर्वेशन जो है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद ही शुरू होना था, पहले भी था अभी भी था, वो क्लियर कर रखा था। 15 साल के लिए होगा, रोटेशनल बेसिस पे होगा, ठीक है था ही। अब ये क्या था कि पार्लियामेंट को हर सेंसस का डिलिमिटेशन नहीं करना, इसको तो कह ही रहा था, बट सब समझते हैं कि मेन मुद्दा क्या था। देखो अभी क्या है ना कि अभी 550 सीट्स है, ठीक है। अब मानो कि इसमें से तुम 33% सीट्स को रिजर्व कर दो विमेन के लिए। अब भाई 550 का 33 तुम अगर रिजर्व कर दोगे तो अप्रॉक्स 180 सीट्स जो है वुमेन के लिए रिजर्व हो जाएंगी। और अभी टोटल नंबर ऑफ एमपीज कितनी है, 78 के अप्रॉक्स, इसमें आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लेना, 78 के आसपास जो है वो वुमेन एमपी है अभी। अब समझो सिर्फ इतनी है, तो बाकी जो 102 104 जो एमपी विमेन एमपी ये जो एड ऑन होंगी, तो ये करेंट जो मेल एमपी है उनके सीट्स पे होंगी ना। और हर मेल एमपी का ना अपना अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, मतलब मैक्सिमम सीट्स कभी देखोगे तो जैसे राजनाथ सिंह जी हैं तो जहां से जीत करके आ रहे हैं तो वहां से लगातार ही जीत करके आ रहे हैं, राहुल गांधी हैं तो वायनाड से लगातार जीत करके आ रहे हैं, मोदी जी हैं
तो उनका वाराणसी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वाराणसी से वो लगातार जीत करके आते हैं। अब मानो कि इस कंडीशन में कि तुम अगर वहां पे उस सीट को रिजर्व कर दो किसी और फीमेल के लिए, तो वहां से तो खड़ी नहीं हो पाएंगी। अब तुम राहुल गांधी किस ले लो, अब राहुल गांधी की तो पत्नी भी नहीं है, तो अपनी पत्नी खड़ा कर दे वहां पर, फिर क्या होगा कि वो सीट चली जाएंगी किसी और के पास। तो ये दिक्कत यहाँ पर आएगी और ऐसे में लागू होना चाहता नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि भाई जो पंचायत उसमें भी तो ऑलरेडी रिजर्वेशन है ना इस अकॉर्डिंग, फिर क्या दिक्कत है। देखो पंचायत में जो रिजर्वेशन दिया गया है वहां पे उन्हें कोई जाकर के किसी विधानसभा में नहीं बैठना, उन्हें जाकर किसी लोकसभा में नहीं बैठना है। लोकसभा में जो लोग एमपीज बैठते हैं उन्होंने लागू किया उस चीज को, तो उनके ऊपर खुद बात नहीं आई तो लागू कर दिया। अब क्या है कि वहां उन्हें खुद बैठना है, उन्हें खुद कैमरा पे दिखना है। अब उनकी पत्नी खड़ा होगी, पत्नी दिखेगी ना, क्योंकि भाई कुछ भी ठीक है आप वहां जो अपने एरिया में जो बाहुबल दिखा लो, संसद में जाके आप तो नहीं बैठोगे, आपकी पत्नी बैठेगी, वो जीत करके आएंगी। और राजनीति में जो दिखता है वो बिकता है, जब आप दिखोगे नहीं तो आपका जो पावर है ना वो कम हो जाएगा, मीडिया के सामने आप जा नहीं सकते, आपकी पत्नी ही जाएंगी। तो ये वो चीज है, इसी कारण से लागू करने से हटकेंगे। जब कांग्रेस सत्ता में तो उन्होंने लागू नहीं करने दिया, बीजेपी भी जो वो भी लागू करने को देखेगी नहीं। इसी कारण डिलिमिटेशन करना इंपॉर्टेंट था। जब डिलिमिटेशन होता और अप्रोक्स 300 सीट इसमें एड ऑन होती, तो 300 जब सीट्स एड ऑन होती तो 850 का 33% बनता, जब 50% बढ़ता तो 180 था। तो 50% लेकर के आप मान लीजिए तो भी आपको कितना 270 के अप्रोक्स सीट्स बनती। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेना, 270 के अप्रोक्स सीट्स रिजर्व होती। तो जो करंट एमपीज है ना उनकी सीट सिक्योर रहती। इसी कारण से विदाउट डिलिमिटेशन इसको करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब क्या विमेन रिजर्वेशन इसको इंप्लीमेंट किया सकता था, तो नहीं, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। यही जो मैंने आपको समझाया लास्ट स्लाइड में, इसे अगर रोक के पढ़ लीजिएगा, जो भी इसमें लिखा हुआ मैंने आपको कर दिया। और दूसरी एक और बात, बिना सीट्स को बढ़ाए ना विमेन रिजर्वेशन को लागू करना ना सही होगा नहीं, जैसा हम लोगों ने लास्ट वाले साइड में समझा। और डिलिमिटेशन अगर करना है तो बिना पार्लियामेंट में सीट्स को बढ़ाए भी संभव है नहीं। क्यों? क्योंकि वैसे में क्या होगा कि जब आप करोगे ना तो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वही इस बात को मैंडेट कर देता है कि जो सीट्स का बंटवारा होगा वो इन प्रोपोर्शन होगा हर स्टेट का, क्या कि पॉपुलेशन जितनी उनकी है और जितना उनको सीट्स अलॉट हुआ है ना वो बराबर होना चाहिए। अब उस अकॉर्डिंग क्या होगा, जब आप सीट्स नहीं बढ़ाओगे, सीट उतना को उतना फ्रीज रखोगे, और जो साउदर्न स्टेट्स है ना उनको जो सीट्स अलॉटेड हैं वो ऑलरेडी कम जाएंगी, उनकी आबादी कम है, तो उनकी सीट्स जो अभी है ना उससे भी कम हो जाएंगी। और जो नॉर्दर्न स्टेट्स है ना उनकी सीट्स बढ़ जाएंगी। दिक्कत यहाँ पे ये आ जाएगी। तो इसी कारण से सीट्स को बढ़ाना भी जरूरी था। बट अभी इसका टाइमिंग अभी क्यों लाया गया? देखो एक रीजन ये हो सकता है कि चुनाव का टाइम है तो उसको पॉलिटिकल प्रेशर को बिल्डअप करने के लिए उस कारण से उसको लाया गया हो। इसके अलावा और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। और एक सवाल ये भी उठता है कि भाई सर 2027 में नेक्स्ट ईयर सेंसस का डेटा पब्लिश होना ही है जो जैसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो फिर इसको चेंज करने का बात क्या बनता है? तो देखो 27 में डेटा जब पब्लिश होगा ना तो ये बहुत मुश्किल है कि 2029 के चुनाव के पहले इस डिलिमिटेशन को कैरी फॉरवर्ड किया जाए। क्योंकि अगर ये चुनाव, क्योंकि 29 तक अगर डिलिमिटेशन नहीं होता है, विमेन रिजर्वेशन लागू नहीं किया जाता है, फिर कब होगा? तो 29 के 5 साल के बाद 2034 में चुनाव जो होंगे ना उस समय फिर इसको लागू किया जाएगा। तो इतना बड़ा गैप आ जाएगा। तो क्योंकि प्रैक्टिकल है नहीं कि 2 साल के अंदर में इसको खत्म किया जाए डिलिमिटेशन को, बहुत मुश्किल है। ये भी हो सकता है क्योंकि लास्ट डिलिमिटेशन जो हुआ था ना वो हुआ था 2002 में, ठीक है, जो स्टेट के अंदर ही बाउंड्रीज को स्ट्रक्चर किया गया था। और ये खत्म कब हुआ था? 2008 में जाकर के 6 साल लग गए थे इस डिलिमिटेशन को कंप्लीट होने के लिए। सोच लो, तो अभी फिर 2 साल के अंदर कंप्लीट कर देना बहुत ज्यादा मुश्किल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता नहीं है ये चीज, समझे। एक बात और भी है कि 2011 का भी इलेक्शन डेटा अगर आप उठा रहे हो ऑलरेडी पब्लिश है, और 26 तो हो चुका, 1 साल के बाद ये चीज आना है। तो अगर ये बिल पास भी हो जाता तो भी जो आपका भी 2 साल का ये जो टाइमिंग है ना 27 से 29, 2 साल का आपका गैप है ना, ये मैक्सिमम कितना होता? 2 साल का गैप बढ़ के 3 साल होता। तो क्या 1 साल के गैप से आप ये कर लेते? तो सवाल तो ये अभी भी है। बट खैर अभी बिल पास हुआ नहीं तो इसके मुद्दा करने को बनता है नहीं, बट इसको समझने का पर्पस था, इसका आंसर हम लोगों ने देखा। थैंक यू सो मच वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए। कुछ भी दिक्कत हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं, सुधार किया जाएगा उस चीज के ऊपर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।